अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा सख्त हैं? कहीं आप टाइगर पेरेंटिंग तो नहीं कर रहे? ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती अपनी एग्स फ्रीज कराने की सोच रही हैं। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए एग फ्रीज कैसे होती हैं। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या खाएं। Brought to you by SBI Life Insurance and Sensodyne K. आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। स्कूल में मेरी एक क्लासमेट थी, पढ़ने में बड़ी होशियार। एक बार साइंस में उसके 50 में से 48 नंबर आए। अब अमूमन पेरेंट्स इतने अच्छे मार्क्स सुनकर खुश होते हैं, पर उसके पापा ने उसकी क्लास लगा दी। बोले 48 तो ठीक है, पर ये 2 नंबर क्यों कटे? ठीक से पढ़ती क्यों नहीं हो? अब से तुम्हें आधे घंटे के लिए भी फोन नहीं मिलेगा, ना बिल्कुल खेलने जाओगी। पता है ऐसी पेरेंटिंग को क्या बोलते हैं? टाइगर पेरेंटिंग। ऐसे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं, कभी क्लास में अव्वल आने का, कभी खेल में गोल्ड मेडल जीतने का। कुछ लोग कहते हैं कि इससे बच्चे का परफॉर्मेंस बेहतर होता है, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इससे बच्चे में एंजाइटी बढ़ती है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम टाइगर पेरेंटिंग पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि इस तरह की सख्त पेरेंटिंग बच्चे की मेंटल हेल्थ और आत्मविश्वास पर क्या असर डालती है। क्या टाइगर पेरेंटिंग से बच्चों की पढ़ाई और परफॉर्मेंस सच में बेहतर होती है, या ये सिर्फ दबाव बढ़ाती है? किस उम्र के बच्चों को टाइगर पेरेंटिंग से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और स्ट्रिक्ट माता पिता बैलेंस पेरेंटिंग वाली अप्रोच कैसे अपनाएं? सुनिए। एक तरीके की अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती है, जिसका मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट नियम लगाए जाते हैं बच्चों पे, और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती हैं पढ़ाई को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, और फ्रीडम या छूट बहुत कम होती है। इस तरीके की पेरेंटिंग की वजह से बच्चों का सेल्फ एस्टीम कम होने लगता है, क्योंकि वो अपने आप को कभी अच्छा नहीं मान पाते हैं, या अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे सही बैठ रहे हैं, ये उनको नहीं लगता है। क्या होता है कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहने की वजह से, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहने की वजह से उनको एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, और हमेशा एक टेंशन रहती है कि क्या मेरे मार्क्स दूसरों के कंपैरिजन में ठीक आएंगे कि नहीं, और वो कंपैरिजन्स भी उनको बहुत स्ट्रेस में डालने लगते हैं। जिस एज में आइडेंटिटी फॉर्म होती है, उस टाइम पे स्पेशली एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने आप को किसी भी डिसीजन को लेने के लिए सकुशल नहीं महसूस करते हैं। और डिप्रेशन भी काफ़ी कॉमन रहता है, क्योंकि वो इमोशंस को अपने अंदर दबाने लगते हैं और किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या बहुत नियम कानून घर में रखने से बच्चों के परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी और मार्क्स बेहतर आने लगेंगे, बट ये चीज़ सच नहीं है। क्योंकि जब बहुत लंबे टाइम तक बहुत स्ट्रिक्टनेस घर में रहती है, पढ़ाई को लेके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती हैं, तो बच्चे बर्नआउट होने लगते हैं और उनकी परफॉर्मेंस उस वजह से इम्पैक्ट होने लगती है। वो अपने आप को कभी ट्रस्ट नहीं कर पाते कि हम बेहतर कर पाएंगे, और हमेशा एक डाउट बना रहता है, और वो अपने आप से सॉल्यूशन फाइंडिंग जो होती है कि किसी भी प्रॉब्लम में हल खुद से ढूंढने की क्षमता, क्रिएटिव सॉल्यूशन पे आने की क्षमता, वो कम होने लगती है। ज़्यादातर ये बातें जो हैं, एक तो टॉडलर की उम्र में और एक एडोलेसेंट जो कि टीनेजर की उम्र है, उसमें बहुत ज़्यादा करते हैं। टॉडलर मतलब कि जो बच्चा चलना शुरू कर देता है उससे 7 साल की उम्र तक, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेन की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है। और जब उस टाइम पर बच्चे को एक ऐसा वातावरण मिलता है जिसमें वो सेफ़ महसूस कर सके और फ्रीडम हो खेलने की, पढ़ाई की, नई चीज़ें सीखने की, उस वक्त ब्रेन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसी दौरान बहुत ज़्यादा उसको ना बोला जाए, हर चीज़ के लिए मना किया जाए और कोई चीज़ में खुली छूट ना मिले, तो बच्चा डरा सहमा रहने लगता है और उसको हर चीज़ में अपने पे डाउट होता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। दूसरा जो कि मैंने बोला टीनेज, या कि 13 से 19 साल की उम्र जो है, उसमें भी जो है पर्सनैलिटी क्योंकि डेवलप हो रही होती है एक बच्चे की, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहने की वजह से या तो बच्चे बताना बंद कर देते हैं, पेरेंट्स से शेयर करना बंद कर देते हैं और रिबेल करने लगते हैं, मतलब कि बिना बताए झूठ बोलना या ऐसी चीज़ें करना जिसके लिए उनको मना किया गया है।
और इसी दौरान हम एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हर बच्चा अलग होता है और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पेरेंटिंग कैसी होनी है। तो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि बच्चे के हिसाब से हम डिसिप्लिनिंग ज़्यादा या कम करें, और उसके फेज़ ऑफ लाइफ, मतलब जिस उम्र में वो अभी है या जिस तरीके की हमारी तब फ्रेंड सर्कल है या हम क्या उस वक्त प्रायोरिटी रख रहे हैं, उस हिसाब से पेरेंटिंग को मॉडिफाई करते रहें। बट सामान्यतः एक स्ट्रक्चर का मतलब कि स्लीप टाइमिंग, नींद, बेड पे जाने का टाइमिंग एक कंसिस्टेंट रखना, खाने के टाइमिंग्स कंसिस्टेंट रखना, खेलने का टाइम रोज़ रहना, ये चीज़ें एक स्ट्रक्चर होती हैं जो ब्रेन की ग्रोथ को इम्प्रूव कराती हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर दिन का नहीं रहता है तो बच्चे को कन्फ्यूजन रहती है और कोई क्लैरिटी नहीं रहती कि किस टाइम पे क्या करना है। उसमें डिसिप्लिन भी चला जाता है और पढ़ाई का टाइमिंग या खेल का टाइमिंग, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं रहती, तो बिहेवियर्स में प्रॉब्लम आने लगती हैं। जब स्ट्रक्चर रहता है वो आधी चीज़ें खुद सुलझ जाती हैं। दूसरा है कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना। सपोर्टिव एनवायरनमेंट मतलब कि बच्चे को अपने इमोशंस बताने के लिए खुली छूट और ऐसा टाइम कि वो खेल सके, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके। जब वो आपको कुछ बातें बता रहा हो तब हम जजमेंट से ना सुने बल्कि क्यूरियोसिटी से सुने कि हम जानना चाहते हैं उसका दिन कैसा था, कि वो हमसे आके शेयर करे और अपने इमोशंस को रोके ना, नंब ना करे। एक तो कि हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स ना रखें, नियम ना रखें, फ्रीडम दे बच्चों को, उनकी तुलना ना करें दूसरे बच्चों के साथ, और एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखें कि जो उसके लिए संभव है उस एज के लिए उतना ही रखें और अपनी एक्सपेक्टेशंस उस पे ना थोपें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब कोई भी चीज़ परफॉर्मेंस रिलेटेड हो जाती है तो बच्चों को ये लगने लगता है कि हमें प्यार तभी मिलेगा जब मैं फ़र्स्ट आऊँगा या इस गेम में मैं फ़र्स्ट प्राइज़ लेके आऊँगा, नहीं तो मम्मी पापा मेरे से उतना प्यार नहीं करेंगे या लोगों को मैं पसंद नहीं आऊँगा। वो चीज़ चेंज होनी बहुत ज़रूरी है। हमें अप्रिशिएट करना है एफ़र्ट को, जो उसने मेहनत करी है ट्रेनिंग में, प्रैक्टिस में और पढ़ाई में, ना कि रैंक को और नंबर्स को। क्योंकि जब एफ़र्ट अप्रिशिएट होती है तो पढ़ाई में एन्जॉयमेंट आती है, उसको मज़ा आने लगेगा पढ़ाई में। अगर वो चीज़ नहीं रहेगी तो आगे जाके पढ़ाई से डर लगने लगेगा और मन भी नहीं करेगा, जो कि लॉन्ग टर्म हमारे लिए ठीक नहीं है। देखिए, बच्चों पर सख्ती बरतने में कोई बुराई नहीं है, पर इसकी भी अति नहीं होनी चाहिए, वरना बच्चा आपसे खुलकर बात नहीं करेगा। पढ़ाई में, खेलने कूदने में उसका मन लगना बंद हो जाएगा। इसीलिए कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नर्म नर्म, कभी सख्त सख्त। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. इंडियन एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती एग फ्रीज कराने की सोच रही हैं। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं 33 साल की हूँ और हाल ही में एग फ्रीजिंग के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। मैं इस बारे में सोच रही हूँ। ये एक अजीब स्थिति है, क्योंकि एक तरफ बॉडी क्लॉक आपको बता रही होती है कि अब बच्चे होने चाहिए, वहीं दूसरी तरफ दिमाग कहता है कि आपके पास पहले ही बच्चा है, आपका ब्रांड, आपका बिजनेस, जिसे बड़ा करने की जरूरत है। 35 से 40 साल की उम्र के बाद प्रेगनेंसी प्लान करने में कुछ चिंताएं होती हैं, जैसे एग्स की क्वालिटी कम होना, कंसीव करने में दिक्कत आना। उम्र बढ़ने पर शरीर में कुछ हार्मोन्स कम हो जाते हैं, इससे ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है। ओव्यूलेशन यानी वो समय जब महिला की ओवरी से एग रिलीज होता है। इसीलिए कई लोगों को लगता है कि अगर एक खास उम्र बीत गई तो महिला का प्रेग्नेंट होना नामुमकिन होगा, पर ऐसा है नहीं। महिलाओं के पास एग फ्रीजिंग जैसा अच्छा ऑप्शन मौजूद है। एग फ्रीजिंग क्या है, कैसे की जाती है, एग फ्रीज कराने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हमने पूछा मैक्योर हॉस्पिटल दिल्ली में ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी एंड आईवीएफ डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर गीता जैन से। डॉक्टर गीता बताती हैं कि एग फ्रीजिंग में महिला के एग्स को बाहर निकालकर फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि भविष्य में जब बच्चा चाहिए हो उनका इस्तेमाल किया जा सके। एग फ्रीज करने से पहले महिला को कुछ दिनों तक हार्मोनल दवाएं दी जाती है, ताकि एक साथ ज्यादा एग्स तैयार हो। फिर एक छोटी प्रक्रिया से ये एग्स निकाल लिए जाते हैं। इसके बाद उन्हें एक खास तकनीक से फ्रीज करके स्टोर किया जाता है। फिर जब महिला चाहे इन फ्रीज अंडों की मदद से प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है। अगर कोई 33 साल की महिला अपने एग्स फ्रीज कराना चाहती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक उम्र के बाद महिला के एग्स की क्वालिटी कम होने लगती है।
35 से 40 की उम्र के बाद ये क्वालिटी तेजी से घटती है। इसीलिए मेडिकली 28 से 35 साल के बीच एग फ्रीज कराना सबसे असरदार माना जाता है। लेकिन एग फ्रीजिंग से पहले सही काउंसलिंग होना बहुत अहम है ताकि महिला मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहे। एग फ्रीजिंग का फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि सोच समझकर और IVF एक्सपर्ट की सलाह पर ही लेना चाहिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। आप गए ब्लड डोनेट करने, लेकिन जांच में हीमोग्लोबिन निकला कम। फिर क्या? आप खून नहीं दे पाए। और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, कईयों के साथ होता है। हीमोग्लोबिन कम होना हमारे देश की एक बहुत सी आम समस्या है, लेकिन हीमोग्लोबिन लेवल ठीक रखने में खाने की कुछ चीजें आपकी मदद कर सकती हैं। किन चीजों को खाकर आप अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं, ये हमें बताया मणिपाल हॉस्पिटल पुणे में सीनियर डाइटिशियन प्रियंका बांदल ने। डाइटिशियन प्रियंका कहती हैं कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसका काम पूरे शरीर में खून के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई करना है। किसी महिला का हीमोग्लोबिन 12 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। वहीं पुरुष में 13 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन ठीक माना जाता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप चुकंदर खा सकते हैं। चुकंदर में आयरन, फॉलिक एसिड और नाइट्रेट्स होते हैं। आयरन एक मिनरल है जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी है। फॉलिक एसिड नए रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। वहीं नाइट्रेट्स शरीर में जाके खून का फ्लो सुधारते हैं। इससे बोन मैरो यानी जहां रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वहां तक ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्व अच्छी तरह पहुंचते हैं। आप सुबह खाली पेट चुकंदर का जूस पी सकते हैं। इसमें गाजर का जूस भी मिला सकते हैं। इससे स्वाद और पोषण दोनों बढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए पालक, मेथी और सरसों जैसी हरी सब्जियां भी खा सकते हैं। इनमें नॉन हीम आयरन, फॉलिक एसिड और मैग्नीशियम होता है। नॉन हीम आयरन यानी वो आयरन जो पौधों से मिलने वाली चीजों में पाया जाता है। ये सारे तत्व मिलकर खून बनने की प्रक्रिया तेज करते हैं, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। बस ये ध्यान रखें कि हरी सब्जियों को आयरन की कढ़ाई में बनाएं और बहुत देर तक ना पकाएं। जब सब्जी पक जाए तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें। इससे आयरन शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप काले तिल भी खा सकते हैं। ये आयरन, कैल्शियम और कॉपर से भरपूर होते हैं। काले तिल को हल्का भूनकर गुड़ के साथ खा सकते हैं। तिल की चटनी या तिल के लड्डू भी खा सकते हैं। आपके लिए गुड़ खाना भी अच्छा ऑप्शन है। इसमें आयरन और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करते हैं। आप खाने के बाद गुड़ का छोटा टुकड़ा खा सकते हैं या फिर मूंगफली, गुड़ की चिक्की या चना गुड़ खा सकते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने में अनार भी कारगर है। इसमें आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हीमोग्लोबिन बनाने और रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। अनार का जूस पीने के बजाय इसका साबुत फल खाना ज्यादा फायदेमंद होगा। देखिए, जब भी आप ये चीजें खाएं, 3 बातों का खास ध्यान रखें। पहली, आयरन वाली चीजों के साथ विटामिन सी जरूर लें, जैसे नींबू, आंवला या संतरा। इससे आयरन का अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। दूसरी बात, दूध, दही या कैल्शियम से भरपूर चीजें आयरन के साथ न लें। इससे आयरन का अब्जॉर्प्शन घटता है। तीसरी बात, चाय, कॉफी पीनी है तो आयरन वाली चीजें खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही पिएं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही मेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।